जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक का सलूशन कर रहे हैं, जिसमें से सरलीकरण चैप्टर कर रहे थे, जिसके 4 क्लास हो चुके हैं, लगभग 119 क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम लोग इसका 5वां क्लास सॉल्व करेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा होगा, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब एसएससी में, बैंकिंग में और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 120 कहा जा रहा है, एक किसान अपनी n गायों की झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4 तथा तीसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/5 गाय देता है। चौथे पुत्र को अगर 7 गाय मिलती है तो n का मान क्या होगा, मतलब कुल गायों की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है, एक किसान है जो अपने 4 बेटों, मान लेते हैं ABCD 4 बेटे हैं, चारों में गायों को बांटना चाहता है। पहले को 1/2 मतलब आधी गाय दे देता है, और दूसरे को 1/4 भाग देता है, 1/4 मतलब 1/4 गाय दे देता है। तीसरे को 1/5 देता है पूरे झुंड का। ठीक है, और डी वाले को जो मिला है वो 7 गाय मिला है। तो आपको बताना है कि पूरी कितनी गायें थी वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो नीचे दिया गया हर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम तो निकालना जानते होंगे, 5 चौक 20, 20 आएगा। मान लेते हैं कुल 20 गाय थी, कुल 20 गाय थी। अब ए वाले को आधा गाय दिया, तो 20 का आधा कितना होगा, 10 गाय। ए वाले को 10 गाय दे दिया उसने। बी वाले को 20 का 1/4 दिया। ठीक है, कुल का 1/4, तो बी वाले को कितना गाय दिया, 5 गाय दिया। ऐसे सी वाले को 20 का 1/5 दिया, कुल का 1/5 दिया, तो 5 चौक 20 मतलब सी वाले को 4 गाय दिया। ठीक है, 4 गाय दिया। अच्छा, आपने माना था कुल कितना, 20 गाय। ए को 10, बी को 5 और सी को 4, कितना हो गया, 10 5 15 4 19 गाय इन तीनों को दिया। तो डी वाले को उसने हमारे अकॉर्डिंग कितना दिया, 1 गाय दिया, 1 गाय दिया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, 7 गाय। तो 1 का मतलब अगर 7 है तो कुल गाय हमने कितनी मानी थी, 20। तो 20 का मतलब हो जाएगा 7 × 20 बराबर 140 गाय। ठीक है, यानी कि कुल उसके पास 140 गाय थी। देखिए करना क्या रहता है, सबसे पहले आप जो हर दिया उसका एलसीएम लेके, मान लीजिए माना कुल गायों की संख्या इतनी है। इसके बाद क्या करना, जैसे ए वाले को आधा गाय दिया तो 20 का आधा कितना होता, 10 गाय दिया। बी वाले को 1/4 दिया तो 20 का 1/4 कितना होता, 5 गाय दिया। सी वाले को उसने दिया 1/5, यानी कि 20 का 1/5 बराबर हो जाएगा 4 गाय दिया। ठीक है, उसने 10 5 15 4 19 गाय दे दिया अपने तीनों पुत्रों में। हमने माना था कुल 20 गाय ही थी, तो कुल 20 थी, 19 गाय दे दिया, यानी कि उसके पास 1 गाय बचा। 1 गाय बचा जो कि डी को देगा, लेकिन डी को कितना मिला, 7 मिला। तो 1 का मतलब 7 है, हमने टोटल 20 गाय मानी थी, 20 का मतलब 7 × 20 मतलब 140 गाय हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में आपको दिया है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दिया। अगर पुत्री को कुल 1,25,000 रुपये मिले तो सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। ठीक है, पूरी संपत्ति दिया गया आपको। राम सिंह अपनी पूरी संपत्ति का आधा भाग पत्नी को देता है, वाइफ को देता है, और पुत्र को और बेटी को, मतलब पत्नी, पुत्र और ये हो गया पुत्री, तीनों को पैसा वो देता है। ठीक है, राम सिंह अपनी संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को देता है, तो 1/2 अपनी पत्नी को देता है। उसके बाद में बाकी संपत्ति का आधा अपने पुत्र को देता है, जो बचा है शेष उसका आधा अपने पुत्र को देता है, और जो फिर बचा है उसका 1/3 अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, और अगर पुत्री को देता है 1,25,000 रुपया। ठीक है, तो आपको बताना उसकी सारी संपत्ति क्या थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6।
6 आया एलसीएम इसका। अब 6 आया तो 6 का आधा अगर पुत्री को देता है, यानी कि कितना, 3 पुत्री को देता है। ठीक है, अब कितना बचा उसके पास, अच्छा 6 मत मानिए, 12 मान लेते हैं। तो उसको वाइफ को अपने कितना दिया, 2 का मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 12 का आधा 6 दिया, 6 रुपया अपने पत्नी को दिया। ठीक है, अब बचा उसके पास कितना, 12 था, 6 रुपया अगर पत्नी को दिया तो 6 रुपया। अब 6 का आधा अपने दिया पुत्र को, यानी कि 3 रुपया दिया उसने पुत्र को। अब उसके पास कितना बचा, 3 रुपया। अब 3 रुपये का 1/3 अपनी पुत्री को दिया, मतलब पुत्री को कितना दिया, 1 रुपया। तो पुत्री को 1 दिया अगर, तो क्वेश्चन में दिया है 1,25,000 रुपया। ठीक है, 1,25,000, 1 का वैल्यू 1,25,000। आपसे कहा गया है कि उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, तो कुल संपत्ति हमने कितना माना था, 12। तो 1 का मान 1,25,000, तो 12 का मान 12 गुणे 1,25,000 गुणा कर दीजिए, 3 जीरो पहले रहेगा, 12 पच्चीस 60 हासिल 6 और 12 दूनी 24 और 6 30, 12 का नाम 12 और 3 15। ठीक है, इतना होगा 15 लाख रुपया उसकी पूरी संपत्ति थी। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 122 को। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है 122 में, एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा 1 सेब अपने पहले ग्राहक को देता है, शेष का 1/3 तथा 1 सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5 तथा 1 सेब तीसरे ग्राहक को देता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम फ्रैक्शन वाला मान के लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होगी कटता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं कुल यक्स सेब थे उसके पास। ठीक है, अब यक्स का आधा उसने क्या किया, पहले ग्राहक को दिया। अच्छा, अगर आधा निकालेंगे तो आधा उसने दिया तो आधा ही तो बचा, और 1 सेब दे दिया। ये पहले ग्राहक का हिसाब था। ठीक है, अब उसके पास इतना सेब बचा है। अब क्या करता है, दूसरे ग्राहक को वो 1/3 तथा 1 सेब और देता। ठीक है, तो 1/3 सेब अगर वो देता है तो उसके पास बचेगा कितना, 2/3 सेब, तो 2/3 और -1 सेब। ठीक है, ऐसे ही तीसरे वाले को क्या करता है, 1/5 भाग देता है, तो 1/5 का मतलब 4/5 भाग बचता है उसके पास, तो 4/5 और -1। अब टोटल उसके पास इतने सेब बचे, लेकिन क्वेश्चन में कितने सेब बच रहे हैं, 3 सेब बच रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग उसी तरह से मान के लगा सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए और ये हो जाएगा x - 1/2 इंटू 2/3 -1 इंटू 4/5 -1 पढ़ा रहे। ठीक है, इसके बाद में इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x - 1/3 -1 इंटू 4/5 और फिर -1 जो है उसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इक्वल टू 3। अब देखिए इसके नीचे अगर 1 मानते हैं तो ये हो जाएगा x - 1 और ये -3, तो x - 4/3 इंटू 4/5 और फिर -1। ठीक है, इक्वल टू 3। देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 16 बटे 5 × 15 -1 बराबर 3। इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा और इधर उसको करेंगे 15 चौके 60, तो 4x बराबर 4x - 16 बराबर 60, या 4x बराबर, इसको जब दोनों को जोड़ देंगे तो 16 60 और 16 कितना होता है, 76। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 76/4 या 4 × 4 4 9 36। तो उसके पास कुल 19 सेब थे। ठीक है, 19 सेब। इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, और अगर वो मेथड आपको आसान लगता है तो उस तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 को।
123 में आपको दिया है, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिला है, तो कितनी बार उसका निशाना चूका। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर निशाना लग जाएगा तो 1 रुपया मिलेगा और अगर नहीं लगेगा तो 1 रुपया उसको देना पड़ता है। ठीक है, वो 100 बार निशाना लगाया है और उसको मिला केवल कितना, 30 रुपया मिला। तो आपको बताना है कितनी बार उसका निशाना चूका है, ये बताना है आपको। तो निशाना चूका है ये बताना है अगर, तो मान लेते हैं x बार निशाना चूका है, तो कितनी बार लगा होगा निशाना, 100 माइनस x बार लगा होगा, क्योंकि 100 बार उसने चला, x बार अगर चूका तो 100 माइनस x बार उसका लगा होगा। अच्छा, जब लगा था उसका निशाना तो वो 1 रुपया पाया है, तो पॉजिटिव होगा 100x माइनस x। और जब निशाना चूका तो 1 रुपया गया, मतलब -1 हो गया, तो माइनस x हो जाएगा। इक्वल टू से मिला कितना, 30 रुपया मिला। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x हो जाएगा -2x बराबर, ये उधर जाएगा तो 30 में से जब 70, ये क्या नाम है, 100 जाएगा तो -70 बचेगा, इसे काट देंगे, x बराबर आएगा 35। तो उसका 35 बार निशाना चूका हुआ था और 65 बार निशाना लगा हुआ था। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 123। 124 देख लीजिए, दिया गया है आपको, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। मतलब एक अगर आधा टिकट आप लेंगे तो पूरे का आधा, फुल टिकट का आधा किराया लगता है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना ही है। मतलब जो आरक्षण का प्रभार है, आरक्षण जो कराते हैं हम, उतना ही लगता है जितना कि पूरे टिकट का लगता है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का मूल्य 525 रुपया है तथा एक पूरे और एक आधे टिकट के आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। आरक्षण प्रभार कितना है। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच, ठीक है, अगर आप फुल टिकट लेते हैं तो मान लेते हैं कुछ रुपया लग रहा है, अगर हाफ लेंगे तो इसका आधा लगेगा। ठीक है, लेकिन जो आरक्षण है, जो आरक्षण कराते हैं वो कितना लगेगा, उतना ही रुपया लगेगा दोनों के लिए, चाहे ये हो और चाहे ये पूरा वाला टिकट लें, चाहे आधा वाला टिकट लें। अगर एक पूरे टिकट का मूल्य 500 कितना है, 525 रुपया, और एक फुल और एक हाफ टिकट का मूल्य कितना है, दिया गया है वो 850 रुपया। तो कहा जा रहा है आपसे कि बताइए कि आरक्षण कितने रुपए का लग रहा है, मतलब ये जो y का वैल्यू है ये कितने का है। ठीक है, आरक्षण कराने में कितना रुपया खर्च होता है। तो देखिए ऐसे मान लेते हैं कि फुल टिकट का जो मूल्य है वो x रुपया है और आरक्षण जो है हमारा वो कितने का है, y रुपया लग रहा है। ठीक है, तो अगर फुल टिकट लेंगे, देखिए पहले आरक्षित कराएंगे और किराया देंगे, दोनों मिला के कितना लग रहा है आपका, x + y बराबर 525 रुपया। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट, ये जब लेंगे तो x/1 + x/2, ये जोड़ेंगे तो ये 2x + x/2, मतलब 3x + 2, इतना रुपया किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस आधे वाले का भी आरक्षण y देना पड़ेगा और पूरे वाले का भी आरक्षण y, यानी कि 2y बराबर आपका हो जाएगा, ये कितना रुपया लग रहा है, 850 रुपया लग रहा है। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब कहा जा रहा आरक्षण प्रभार कितना रुपया आरक्षण देना पड़ता, तो y रुपया, y का वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अगर घटाते हैं तो इसमें से इसको जब घटाएंगे, यहाँ से पहले इसमें से इसे घटाएंगे तो देखिए 3x/2 में से जब x घटाएंगे, इसके नीचे 1 मानिए, 3x - 2x/2, या ये हो जाएगा x/2, तो ये वैल्यू आएगा हमारा x/2। और ऐसे इसमें से इसे घटाएंगे तो +y इक्वल टू, इसको घटाएंगे जब तो 325 आएगा। ठीक है, अच्छा कुछ कट नहीं रहा, हमें काटना चाहिए। ठीक है, काटना है, ऐसे नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर 850 × 1700,
इसका इधर गुणा, इसका इधर और इसी का गुणा इधर कर दिए, ठीक है। इसे इक्वेशन मान लीजिए आप 2। अच्छा, x वाले को कैंसिल करना, y का वैल्यू पता करना, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3y बराबर 5 × 15, 5 × 15, 1 होगा, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, 5 × 15 होगा। घटा लीजिए, ये कट जाएगा। y बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये 6 में से 1 जाएगा तो 1। 125 रुपया आरक्षण का लग रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 125 रुपया आरक्षण का, कि आपको इतने रुपए में आरक्षित कराएंगे और जो किराया वो अलग से लगता है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है 125 नंबर। कहा जा रहा है आपसे, एक टैक्सी कुछ निश्चित दूरी तथा दूरी के समानुपाती राशि लेता है। मतलब कुछ निश्चित दूरी का कुछ किराया उसका फिक्स है, उसके बाद वो अलग से चार्ज लेता है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपया तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपया हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा, ठीक है। एक टैक्सी ड्राइवर है जो कि एक फिक्स किराया 100 रुपया लेता है और उसके बाद आगे जब आप लोग कुछ जाएंगे अगर, तो वो क्या करता है कि अपना किराया वो उसी हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो मान लेते हैं y रुपया लेता है। अब कहा जा रहा है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर जाता है तो 156 रुपया देना पड़ता है, 24 किलोमीटर के लिए 204 रुपया, तो 30 किलोमीटर के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं टैक्सी वाले का फिक्स किराया x है और हर 1 किलोमीटर के लिए वो y रुपया लेता है, ठीक है। तो x रुपया तो वो पहले कंडीशन के लिए लेगा ही और 16 किलोमीटर के लिए 16 y रुपया लेगा। टोटल उसने लिया कितना आपसे, 156 रुपया। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे ही आपसे दूसरी कंडीशन में 100 रुपया तो लेगा ही और 24 किलोमीटर और जाएगा तो 24 रुपया और लेगा और टोटल आपसे लेगा वो 204 रुपया। इक्वेशन 2, यहाँ से समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए तो ये माइनस माइनस माइनस, x वाला कट जाएगा और ये बचेगा -60y बराबर, ये बचेगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 और इसके बाद में ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 बस, और माइनस में ये कट जाएगा। y बराबर 8 × 6 = 48, y का वैल्यू 6 आ गया, इसी में रख लीजिए, ठीक है। तो x + 16 × 50 से 16 × 6 = 96, 6 रखेंगे तो 16 × 6 = 96 बराबर 156, या x बराबर, इसको उधर ले जाके घटाएंगे, ये 0, 15 में से 9 जाएगा तो 6, x का वैल्यू कितना है, 60 है, ठीक है। y का वैल्यू 6 रुपया, मतलब हर 1 किलोमीटर के लिए वो 6 रुपया लेता है और फिक्स किराया वो लेगा 60 रुपया। अब आपसे जब कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर ले जाएगा तो आपको x किलोमीटर का पहले तो 100 रुपया लेगा वो फिक्स किराया और 30 किलोमीटर का 30 y रुपया लेगा, ठीक है। तो जो x का वैल्यू है उसका वो 60 रुपया है और 30 गुणे y का वैल्यू उसका जो है वो कितना, 6, या फिर 60 + 6 × 3 = 18, 180, जोड़ेंगे 8 × 6 = 14, 240 रुपया। तो वो 30 किलोमीटर के लिए 240 रुपया लेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसमें से। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 125। 126 को देखते हैं। 126 में दिया गया आपको, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो सिरों की संख्या देखिए, जो सिर दिए गए हैं आपको वो दिए गए हैं 240 और पैर दिए गए हैं आपको 640, ठीक है। कहा जा रहा तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। कहा जा रहा एक किसान के पास कुछ मुर्गी और कुछ बकरी हैं, ठीक है। अगर सिरों की संख्या 240 और पैरों की संख्या 640 हो तो आपको बताना मुर्गियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुर्गी कितनी है, यक्स, और क्या नाम है उसका, और क्या है, बकरी है वाई। अब देखिए, पहले कंडीशन के लिए सिर के लिए मुर्गी के पास भी एक सिर होता है और बकरी के पास भी एक सिर, टोटल मिला के सिरों की संख्या 240 हो जा रही, ठीक है।
अब अगर पैर की बात करें तो मुर्गी के पास 2 पैर होता है और बकरी के पास होता है 4 पैर। टोटल पैरों की संख्या 640 हो जा रही, ठीक है। अच्छा, अगर 2 से इसको डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो ये x प्लस 2y बराबर ये 320 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो हमें y वाले को काटना चाहिए। अगर y वाले को काटना तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 240 दूनी होता है 480, ठीक है। इसे मान लीजिए समीकरण 3। घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये बचेगा, ये कट जाएगा, माइनस x बराबर ये 0 होगा और ये 8 में से 2 जाएगा तो 6, 160 होगा, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या जो होगी वो 160 होगी। मुर्गियों की संख्या 160 है। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। 127 आपको दिया गया है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्न सही किए थे, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर सही आंसर आप देते हैं, ठीक है, अगर सही देंगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर, और अगर आप गलत आंसर देते हैं, ठीक है, अगर गलत आंसर देते हैं तो आपका 2 नंबर कट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आपके पास था कुल 140 प्रश्न और आप पाए हैं केवल कितना नंबर, 350 नंबर। तो आपको बताना है कि आपने कितना आंसर सही किया था, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो देखिए करते क्या हैं, मान लेते हैं कि सही आंसर इसने x किया और गलत कितना करेगा, वो 140 माइनस x करेगा। इतना समझ रहे हैं, क्योंकि अगर सही पूरा 140 क्वेश्चन था, x सही किया तो 140 माइनस x क्या करेगा, वो गलत करेगा। तो सही वाले के लिए वो पाएगा 5x नंबर और गलत वाले के लिए 2 नंबर कटेगा तो -2 और 140 माइनस x बराबर उनको मिला कुल 350 नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा 5x माइनस 14 28 280 माइनस माइनस प्लस x बराबर 350। इसे जोड़ेंगे 5 1 6x और बराबर ये 350 और ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 0 होगा, 8 5 13 3 2 5 और 1 6, ठीक है। x बराबर हो जाएगा, अगर 6 से इसे काटते हैं तो 6 का निम 6 0 6 5 30। तो सही प्रश्नों की संख्या 105 थी। उसने 105 प्रश्न के सही उत्तर दिए थे, ठीक है। अच्छा, गलत आ रहा है आंसर, शायद कहीं मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। दिया गया है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को, ठीक है, सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे और 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं सही x प्रश्नों को दिया तो गलत 140 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। x के लिए 5 अंक पाएगा तो 5x हो जाएगा, गलत के लिए 2 नंबर कट जाएगा, 14 28। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ 5 2 7x होता और 7 9 63 90 आता, ठीक है। तो 90 प्रश्न उसने सही किए थे, बस थोड़ा सा गलती हुआ था। चलिए, ये था हमारा प्रश्न 100 कितना 27 28। देखिए 128 दिया गया, 128 में कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं, मतलब कुछ चिड़िया हैं और कुछ शाखाएं हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठें तो एक शाखा बच जाती है, ठीक है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चिड़िया कुछ शाखाएं दी गई हैं, ठीक है, कुछ चिड़िया हैं और कुछ शाखाएं दी गई हैं। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो कोई
एक शाखा बच जाता है, ठीक है। और अगर प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठें, ठीक है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठें तो एक शाखा बच जाता है। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या ज्ञात। चलिए देखते हैं 128 को हम लोग। दिया गया कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि चिड़ियों की संख्या जो है, चिड़िया वो यक्स है और शाखा जो है हमारे पास वो है वाई, ठीक है। चिड़ियों की संख्या यक्स और शाखाओं की संख्या वाई है। अगर एक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक भी, क्या कहा गया, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई स्थान नहीं बचता, ठीक है। मतलब एक शाखा कम है चिड़ियों से, तो यक्स माइनस वाई बराबर आप लिख सकते हैं 1, ठीक है। इतना कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं यक्स बराबर वाई प्लस 1, या ऐसे ही सही है, ठीक है, यक्स माइनस वाई बराबर 1, क्योंकि शाखाओं की संख्या चिड़िया से 1 कम है। यही तो कहा गया, आपसे कहा गया यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठी तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती है। मतलब मान लेते हैं अगर 5 शाखाएं थी तो 6 चिड़िया नहीं होंगी, तभी तो एक के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तो x माइनस वाई इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। अगला दिया है यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठें तो एक शाखा बच जाती है, ठीक है। अगर हर एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठें तो एक शाखा कम पड़ जाता है, ठीक है, मतलब एक शाखा ज़्यादा हो जाता। तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, चिड़ियों तथा शाखाओं, अच्छा दोनों की संख्या पूछी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ऐसे देखिए यहाँ से x इक्वल टू वाई प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर रख दीजिए y प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2, 2y माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस y वाले को उधर ले जाएंगे तो ये y बचेगा और इसको उधर लाएंगे तो ये 3, y बराबर 3 हो जाएगा। अब y का मान 3 आया तो x का मान 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आएगा 4, तो चिड़िया हो जाएंगी 4 और शाखा हो जाएगा 3। तो चिड़ियाएँ 4 थी और शाखा 1 था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129 को। आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 129, किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 पे आरंभ होता है। किसी क्लास का पहला बेल 10:30 पे आरंभ होता है और चौथा मतलब अंतिम पीरियड 13:45 तक चलता है, 13:45 तक चलता है, ठीक है। यदि प्रत्येक पीरियड के समय अवधि के बीच मतलब प्रत्येक पीरियड समान हो और पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है, मतलब हर पीरियड अगर बराबर और 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, मतलब आराम करने के लिए। तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि क्या थी, तो हर एक पीरियड की समय अवधि क्या थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप तो पहले इतने में आपको 4 बेल मतलब करना है, एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कितना टाइम है ये, तो देखिए 13:45 में से 10 बजकर कितना है ये 30 मिनट को घटा दीजिए, तो ये बचेगा 3 घंटा 15 मिनट। अब 3 घंटा 15 मिनट बचा। अच्छा 4 बेल हैं अगर 1 2 3 4, तो उसमें 3 बार ही ब्रेक ले सकते हैं, तो 5 तिहाई 15 मिनट आपका चला जाएगा। 15 मिनट ये भी घटा दीजिए, ठीक है। अब आपके पास सीधे सीधे बचा 3 घंटा। अब इस 3 घंटे में आपको 4 बेल बराबर बराबर बांटना, ठीक है। तो 3 घंटे का मतलब 3 गुणे 60 कितना हो जाएगा 180 मिनट। अब 180 मिनट हो गया, 180 मिनट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 45 मिनट का एक एक बेल होगा, ठीक है। हर एक बेल 45 मिनट का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया आपको, क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का ये 3/11 है। मतलब जो उच्चतम रन संख्या है वो संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। तो उच्चतम अगर यक्स रहा होगा तो ये हो जाएगा उसका 3/11वां भाग हो जाएगा। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11, और अगला जो है वो भी उसका शेष का कितना 3/11 है, ठीक है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो, अगर दोनों का अंतर 9 हो
तो संपूर्ण रन कितना था, तो पूरा रन कितना था ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संपूर्ण रन का 3/11 है। तो संपूर्ण रन मान लेते हैं यक्स है, तो उसका 3 कितना हो जाएगा, ये 11। एक बार इतना रन उसने पाया। अब कह रहा है कि अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन का 3/11 है। अच्छा, अगर पूरा यक्स रन था तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से देखिए शेष कितना बचेगा, यक्स में से 3/11 को घटा लीजिए, ठीक है, 3x/11 को, तो ये 11x में से जाएगा तो 8x/11, इतना रन उसका बचेगा, ठीक है। तो 8x/11 ये शेष रन रेट बचा, और उसका भी ये 3/11, तो 3/11 निकालेंगे तो 8 त्रिक 24 x/11 ग्राम 121, और दोनों का जो अंतर आपको दिया गया है वो है 9, ठीक है। तो दोनों का अंतर यहाँ से पता कर लीजिए। एलसीएम इन दोनों का आएगा 121, और जब 11 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 33x माइनस 24x बराबर 9, या घटाएंगे जब तो 9x/121 बराबर 9, या फिर 9 से 9 कट जाएगा और x बराबर आएगा 121, ठीक है। तो उच्चतम रन संख्या जो थी, संपूर्ण रन संख्या, वो 121 रन थी।